नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एनआईटी के प्रोफ़ेसर अनूप तिवारी जी। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप हमारे रीवा से ही हैं और इस वक़्त रायपुर एनआईटी में बाकायदा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। प्रोफ़ेसर साहब, अभी जो है हमारे जो 12वीं के छात्र निकले हैं और उनको बड़ी समस्या होती है कि आगे फ़ील्ड में वो क्या करें? उनका चुनाव क्या हो? किस दिशा में जाएँ? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय क्या है कि मतलब ये तो बहुत निर्भर करता है कि बच्चे ने 11th-12th में किस विषय से पढ़ाई की है। हमारे जो ये मिड सेगमेंट की सिटीज़ हैं, यहाँ बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स, ये 3 मेन स्ट्रीम में पढ़ते हैं। कुछ छात्र आर्ट्स का विषय भी लेते हैं, कला संकाय में भी जाते हैं। तो ये 4 मेन स्ट्रीम्स हैं। इसके बाद जो लड़के मैथमेटिक्स के हैं, जो छात्र मैथमेटिक्स के हैं, वो तो टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, बीटेक करते हैं। और जो बायोलॉजी वाले छात्र हैं, बायोलॉजी ग्रुप के जो छात्र हैं, वो अपना मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो मेडिकल में मतलब एमबीबीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं वो, और फार्मेसी की तैयारी करते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में के पास 11th-12th में चॉइस नहीं होती। उनके पास स्कूल में जो उपलब्ध है, उनको जो उपलब्ध है उसके उसके अनुसार वो मतलब जो विषय चुन लेते हैं। पर कॉलेज में अभी जो है व्यावसायिक शिक्षा का ज़्यादा झुकाव छात्रों में अगर है, तो उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जैसे एक बड़ा क्षेत्र अभी ये है बीएससी जो है अप्लाइड जियोलॉजी में, जो कि सागर यूनिवर्सिटी में है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में है अप्लाइड जियोलॉजी। अप्लाइड जियोलॉजी में बाद में जब छात्र पीजी करते हैं, तो एक बहुत बड़ी जो ओशन माइनिंग है, या हमारी जियोलॉजी में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें रिसर्च और आने वाले समय में हमें रेयर अर्थ और रेयर मेटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ हम और इंडिया में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो एक अच्छा विषय उसमें काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर में अभी तक हमारे यहाँ मोनोटोनस बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, और जो उसके बाद अप्लाइड एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे हैं लोग, उसमें भी काफ़ी स्कोप है। और सेरीकल्चर में काम कर सकते हैं, और साथ साथ में अगर कोई अभी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ रहा है एमबीए 5 साल का है, वो उसमें बीबीए और एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं 5 साल का, वो भी रहता है। मेरा मतलब ये है कि केवल जो एक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल बीटेक की ओर देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में बीटेक कर लिया हमने और इंडस्ट्री में चले गए। ठीक है, वो अच्छा है, जॉब देता है तुरंत, लेकिन कई बार इस छात्रों के स्वभाव से उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। वो समस्या उनको होती है बाद में जॉब चुनने में। ये जो एक पीरियड होता है अपना, जो 11वीं से 12वीं का, यानी किशोरावस्था जो होती है, इस समय छात्र बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं और उनको ये लगता है कि हम क्या चुनें, क्या ना चुनें, जो मेरा शुरू से प्रश्न था। इसमें अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए और जो उनके शिक्षक हैं, वो किस तरह से मैनेज करें? क्योंकि आप तो हायर स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत कर रहा है, हम तो जब बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, वो बहुत आगे की बात है। अभी जो ये कन्फ्यूज़न का समय है, 12वीं के बाद का, इस पर क्या करें? अभिभावक क्या करें और शिक्षक क्या करें और छात्र खुद क्या करें? एक्चुअली 12वीं के बाद तो थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति रहती है छात्रों में। एक तो वो एज भी ऐसी है, 18-19 साल का छात्र रहता है, तो उसको ये समस्या, थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति रहती है कि उसको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता कि वो क्या करेगा। इसमें भूमिका बनती है शिक्षकों की, और मतलब अभिभावकों की भूमिका भी उसमें है। थोड़ा-सा जब बच्चा 9-10th में, जब 10th में जब खासकर जब पढ़ रहा होता है, तो शिक्षकों को थोड़ा-सा ये ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि बच्चे का रुझान किधर है और किस विषय को वो समझ पाता है। मैं थोड़ा-सा व्यक्तिगत बात बताऊँ आपको, तो मैं जब एक बार इंटरव्यू देने जा रहा था कहीं, तो इंटरव्यू में एक खास प्रश्न पूछा जाता है कि आपका फेवरेट पेपर कौन-सा था? चूँकि मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ था, पीएचडी मेरा अमेरिकन लिटरेचर में था, और मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा था।
नहीं, शायद मैंने पीएचडी तब नहीं किया था, मैंने बस एमए करके कहीं इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैं अपने शिक्षक से मिला कि सर इंटरव्यू की तैयारी करा दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और एक प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फेवरेट पेपर क्या है? तो मैंने कहा मेरा फेवरेट पेपर जो है वो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने मुझसे अमेरिकन लिटरेचर में कुछ प्रश्न पूछे और जिसका मैं जवाब दे पाया। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम ये कहो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अमेरिकन लिटरेचर। कई बार ये भ्रम जब मैं पीजी कर चुका था तो मुझे भ्रम था कि मेरा फेवरेट है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और बनता मुझसे अमेरिकन लिटरेचर था। तो ये टीचर का रोल है कि देखो बेटा तुम्हारा वो तुम्हारा अट्रैक्शन है, तुम्हारा फेवरेट नहीं है। अट्रैक्शन हमारी कैपेसिटी से बाहर भी हो सकता है, जो हमसे बन रहा है वही हमारा फेवरेट अगर हो जाए, ये चीजें हमें समझा दें। तो हमारे अभिभावक देख लें कि भाई बच्चा क्या कर सकता है असल में, तो धीरे से उसको उसी की ओर ले जाए। क्योंकि ये जो एज है 13 से लेकर के 18 तक, ये एज ऑफ स्ट्राइफ एंड स्टॉर्म कहलाती है, ऊहा-पोह की उम्र कहलाती है। उसमें छात्र को बहुत ज्यादा हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है तुम अपना रास्ता ढूंढ लो। उसके पास उसने यात्रा तो की ही नहीं है उसने। यहाँ पे एक व्यक्ति जो पहले यात्री रह चुका है, जो उस रास्ते को कुछ दूर तक गया है, वही उसका गाइड बन सकता है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पहाड़ का, तो पहाड़ में हमारा सुपरवाइजर जो गाइड होता है वो कई बार बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, हमारे विषय को नहीं जानता। मैं प्रोफेसर हूँ NIT रायपुर में, मैं अपना विषय बहुत अच्छा जानता हूँ। मैं किसी पहाड़ पे जाऊँ और सोचूं कि मैं अपने से रास्ता निकालूंगा, तो हो सकता है मैं भटक जाऊँ, वहीं मर जाऊँ मैं। और वहाँ का ग्रामीण जो है 8वीं पास होगा, लेकिन वहाँ के गांव के रास्तों को समझता होगा, पहाड़ के रास्तों को समझता होगा, तो मुझे सुरक्षित मेरे डेस्टिनेशन तक ले जाएगा और मुझे वापस लाएगा। तो यही भूमिका होनी चाहिए वास्तव में शिक्षकों की और अभिभावकों की। उनको वो मार्ग दिखता रहता है, ऊपर दिखता रहता है, तो बच्चे को छूट दें। छूट ये दें कि आप ऑब्जर्वेशन रखिए कि बच्चा असल में क्या कर सकता है और उसको धीरे से उस दिशा में कन्वर्ट कर। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि कैसे एक छात्र जो कि 10वीं में पढ़ाई नहीं करना चाह रहा था और थोड़े छोटे मोटिवेशन से उसने 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन किया। मैं समझ गया कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि ज्योति स्कूल से पास आउट था, इंग्लिश अच्छी थी और पढ़ना नहीं चाह रहा था, बिजनेस करना है। अब मुझे समझ में आया कि नॉन बिजनेस कम्युनिटी का बच्चा है, इसको लग रहा है कि बिजनेस करेगा पर कर नहीं पाएगा। हाँ, दरअसल ये जो एज होती है, इस समय एक तो जो उसका विषय है, जो उसका फ्यूचर है, वो चुनने का तो है, इस बीच उसके शारीरिक बदलाव भी होते हैं इसी एज में। तो और इसी बीच वो जो उसके दोस्त हैं और उनके साथ वो, जैसे एक गया कि मैं BSc कर रहा हूँ, तो सारे उसी रास्ते पे चले गए। तो ऐसे में छात्र को और उनके अभिभावक को, जैसे शिक्षक का तो आपने बता दिया, अभिभावक और छात्र को क्या भूमिका होगी? एक्चुअली देखिए, एक छात्र जिसने BSc चुना, आजकल BSc नहीं करते लोग, तो मैंने एक छात्र को BSc करने के लिए कहा। उसके पिता किसान हैं और उसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी। मैंने जब BSc करने को कहा तो एक्चुअली मेरे दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था कि वो BSc करेगा। मैंने हमारे एक प्रोफेसर, हमारे मित्र हैं मैथमेटिक्स के, यही साइंस कॉलेज प्रोफेसर है, उनको मैंने बताया कि ये छात्र है, इस पर तो ध्यान नहीं गया और वो BSc कर रहा है। तब से मेरे दिमाग में प्लान है कि BSc करेगा, फिर इसके बाद IITs में मैथमेटिक्स में MSc होता है, जो कि हमारे यहाँ सामान्य छोटे शहरों के छात्र नहीं जानते। हमारे यहाँ 30 NIT हैं, 30 IIT हैं, 60 जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस ऐसे जगह हैं जहाँ से मैथमेटिक्स में MSc होता है। अब वहाँ जाके मैथमेटिक्स में MSc कर लेगा, वो मुझे दिखता है तो उसे बोल दूंगा, और वहाँ से जाके वो मैथमेटिक्स में PhD कर लेगा। तो हम एक बहुत अच्छा भविष्य का शिक्षक पैदा कर सकते हैं। वो शिक्षक जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएगा, कोई पढ़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो अगर वो या मैथमेटिक्स में जाकर के वो रिसर्च में चला जाएगा, रिसर्च में PhD करने के बाद भी बड़ी इंडस्ट्री है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाना है, हाई लेवल एल्गोरिदम यूज होते हैं, वहाँ मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम अभी कुछ 2-4 सालों पहले तक ये विचार था कि मैथमेटिक्स करने के बाद वो शिक्षक बनेगा, लेकिन अभी समझ में आ रहा है इंडस्ट्री में मैथमेटिशियंस की बहुत एम्प्लॉयबिलिटी, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अच्छी खासी एम्प्लॉयबिलिटी है। और इसी तरह केमिस्ट्री से भी BSc किया, केमिस्ट्री से MSc कर ले, केमिस्ट्री से PhD करने के बाद रिसर्च में बहुत सारा स्कोप है, केवल प्रोफेसर नहीं बनना है। केमिस्ट्री PhD के अच्छे पैकेज NIT IIT से PhD कर ले या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD छात्र ने अगर कर लिया तो उसको एक अच्छा 25-30 लाख का पैकेज मिल जाता है, जो कि हमारी प्रायोरिटी है।
मतलब हम जो जॉब पढ़ाई करा रहे हैं वो भविष्य में छात्र को जॉब दे, ये हमें हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा ना। तो हमारे अभिभावकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल इसलिए नहीं कि वो अच्छा लग रहा है इसे करा रहे हैं, उनके वो किसी शिक्षक से मिले। पहली बात, एक बात और है कि अभिभावक जो हो सकता है, मान लीजिए अभिभावक जो है वो बिजनेसमैन है, तो वो बच्चे वो बिजी है, उसका वो एरिया एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उनको थोड़ा सा शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए। और ऐसे शिक्षक जो जिनका थोड़ा एक्सपोजर बड़ा है, आप आसपास ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाता है जो बच्चे को बता सकता है। कई बार शिक्षक अभिभावक जो है बच्चे के इंटरेस्ट को तो समझता है, पर ये नहीं समझता कि उसके इंटरेस्ट को अप्लॉय कहाँ किया जाए, कहाँ उसे डिप्लॉय किया जाए उसके इंटरेस्ट। तो आप शिक्षकों के संपर्क में रहें, उनसे भी पूछें कि छात्र को क्या करना चाहिए। एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि मान लीजिए एक दिन मैं अपने गाड़ी धो रहा था, तो मेरी बहन ने कहा कि भाई गाड़ी आप क्यों धोते हैं, गाड़ी आप किसी क्लीनर से धुलवा लीजिए। तो मैंने कहा भाई अपना काम आप करना चाहिए, मैं अपने से कर रहा हूँ। तो मेरी बहन ने कहा देखिए अपनी गाड़ी आप धोते हैं जब, तो ठीक काम कर रहे हैं आप, पर अगर आप इसे किसी व्यक्ति से धुलवाएंगे तो उसको जॉब मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। बोले ठीक है, अगली बार जब दांत में दर्द होगा तो दांत अपना उखाड़ लीजिए, खुद ही उखाड़ लीजिए। मतलब एक गरीब आदमी का जॉब तो आप छीन सकते हैं, पर आप दांत तो नहीं उखाड़ सकते अपना। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जिसका वो कार्य क्षेत्र है उसके पास बच्चे को ले जाए। जैसे बच्चे को बीमार थोड़ी सर्दी होती है तो माँ अदरक और शहद पिला देती, ठीक हो जाता है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्चे के करियर का जो चुनाव करना है तो कई बार ये गलती होती है कि बच्चा चुन लेता है, पेरेंट्स आसपास के लोगों को देख के सब चुन लेते हैं, और बाद में समझ में आता है उसका कोई स्कोप नहीं है। बहुत सालों पहले की बात है कि हमारे एक मित्र थे, उन्होंने रीवा यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर ऑफ टूरिज्म का कोर्स कर लिया, MTA कर लिया। अब उसके बाद समझ में आया कि MTA करने के बाद उन्हें कोई रेस्टोरेंट या होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिलेगी। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, जॉब करने गए तो उस जमाने में 4245 रुपये मिलता था उनको कुछ दिन बाद समझ में आया कि उन्होंने गलत कोर्स कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने LLB किया। आज इस समय वो हाईकोर्ट जबलपुर में वो बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तो मतलब वो तो टर्न ले लिया उन्होंने, MTA करने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये गलत हो गया, वो टर्न ले लिया। और उनके साथी ने वो एडॉप्टेबिलिटी नहीं थी, तो आज 25 साल हो गया वो स्ट्रगल कर रहा है और एक फोटोकॉपी की दुकान चलाता है। अब MTA करने के बाद फोटोकॉपी की दुकान चलाता है, तो फोटोकॉपी की दुकान चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस शिक्षा का तो उपयोग नहीं हो पाया ना। बाकी शिक्षित आदमी है, अच्छे से चलाता है, ठीक ठाक है, अपना जॉब करता है, पर उस एजुकेशन का यूज नहीं हो पाया। ये मेरा मतलब ये है कि सीखे जिसको वो अपनी जीविका उपार्जन में उसका उपयोग कर पाए और उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो पेरेंट्स जो है वो जो अभिभावक हैं वो शिक्षकों के संपर्क में रहें, जो अक्सर छूट जाता है। प्राइमरी में तो हम बच्चों के पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, पेरेंट जो है टीचर से मिलते रहते हैं, लेकिन जहाँ बच्चा वो 9, 10 पहुंचा, 11 पहुंचा, तो हम बच्चे को बड़ा मान लेते हैं और मुझे नहीं लगता टीचर से मिलते हैं। टीचर से मिलने की जो आवश्यकता है वो 9 से 12 तक ज्यादा है। जबकि होता क्या है कि हम प्राइमरी में टीचर से बड़े संपर्क बनाते, पूछते रहते बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, ध्यान देते हैं, उसका टिफिन चेक करते हैं। लेकिन हम क्या 10th स्टैंडर्ड में बच्चे का टिफिन चेक करते हैं, लंच नहीं कर रहा है, खाना नहीं खाता है। कई बार बच्चे जो होते हैं मेरे पास आते हैं, फर्स्ट ईयर बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो उसका नंबर 95% है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, पूरी मेहनत करके वो NIT में पहुंच तो गया, लेकिन अब वो थक सा गया, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू सही नहीं है, शरीर कमजोर है, और कई बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनको IIT नहीं मिला, इसका डिप्रेशन आता है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन इसलिए आया कि उसको IIT नहीं मिला, पता चलता है कि उसको सही न्यूट्रिशन न मिलने के कारण उसको डिप्रेशन आया है। NIT में आ गया है वो तो ठीक है, पर उस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाया कि उसको IIT नहीं मिला, उस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाया। स्ट्रेस बेयरिंग करने के लिए जो उसमें उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए वो उसको 2 साल नहीं मिला। वो कोटा में था, वहाँ होटल में खा रहा था, या घर में रात को 1 बजे खाना खा रहा था। तो थोड़ा सा पेरेंट्स डाइट में भी ध्यान दें। जैसे बच्चे माँ ने 1 साल से 5 साल तक ध्यान दिया था, वैसे पिता, यहाँ पे रोल पिता का ज्यादा होता है क्योंकि माँ बिजी रहती है। पिता का रोल है कि वो 9 से लेकर 12 तक बच्चे की डाइट में भी ध्यान दें। पहले पुराने जमाने में गांव में बच्चे की मुंह छाया लगती थी, मेल बच्चा, तो जो थोड़ा सियाने आदमी होते थे वो अपनी कोठरी में बादाम छोड़ना और माँ क्या खिला रही है, रिगार्डलेस ऑफ दैट अक्सर ग्रैंडफादर और चाचा ताऊ उनको गिनवाते थे, बच्चे को ये डाइट देते थे कि उनको जिम्मेदारी रहती है मेरे घर का बच्चा था, मतलब वो थोड़ा सा उस तरह की अवेयरनेस थोड़ा सा हमारे अभिभावकों में लानी पड़ेगी। अवश्य शिक्षक में तो है जागरूकता है, पर शिक्षकों को तो देखना पड़ेगा अपना जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके बियॉन्ड उस विषय का एप्लीकेशन क्या है। मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र रहा, अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ, पर मैं ये जरूर नहीं समझता कि हर छात्र MA इंग्लिश करे और PhD करने जाए अमेरिकन लिटरेचर
फ्यूचर में वो प्रोफेसर बन जाए, मैं देखूंगा कि वो छात्र कहाँ क्या काम कर सकता है। हम्म, तो उसके मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखता हूँ कि आसपास क्या हो रहा है और क्या संभावनाएं हैं, और जो जो उसके पास उपलब्ध है। हर बच्चा पीएचडी नहीं कर सकता है, हर बच्चा पीजी नहीं कर सकता, ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। हो सकता है बच्चा थोड़ा सा डिप्लोमा करने के बाद एक अच्छा शेफ बन जाता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट को चला सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, थोड़ा सा उसे ऐसा कुछ कोर्स करा दिया, 2 साल का कोर्स करा दिया जहाँ पे वो थोड़ा सा मैनेजमेंट संभाले, लोगों को सोशल लिंग्विस्टिक्स उसकी डेवलप हो जाए, वो लोगों को बात करना समझ जाए, उनके स्ट्रेस को समझ जाए, सोसाइटी को समझ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन बनाना सीख ले, एक अच्छा रेस्टोरेंट चला सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए पेरेंट्स को। तो ये थे प्रोफेसर अनूप तिवारी जी, जो आपको बता रहे थे कि आपको क्या चुनना है, और अभिभावक भी सुन रहे होंगे, हमारे छात्र भी देख रहे होंगे। तो आप सर की बातों पर अमल करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। नमस्कार।